हेलो एवरीवन। तो मुझे एसएससी सीजन 2024 का स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने एसएससी सीजन 2024 का स्ट्रैटेजी रेडी कर दिया है और मैं इस वीडियो में आपको एसएससी सीजन 2024 का कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, और पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ सभी चीज़ें कि आपको इस सारी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके की क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए और 8 मंथ में कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एसएससी सीजन 2024 को क्रैक कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। हेलो एवरीवन। तो इसमें मैं एसएससी सीजीएल 2024 का कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में मैंने बना दिया है कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी, सारी चीज़ें एकदम शुरू से लेकर के अंत तक क्या क्या आपका प्रोसेस होगा, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। एक पेज में नहीं, पूरा डिटेल में बताया है। 5-6 पेजेस में मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है जो कि सभी के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डिलीजेंटली से फॉलो करते हो, ठीक है, तो मैं आपको एश्योर करके बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा, लेकिन आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 8 मंथ स्ट्रेटजी, अभी से लगभग 8 महीने का टाइम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मन में आता है कि एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम कब हो सकता है। तो देखो, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ना, दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 24 में आने के चांसेस है कि उस टाइम पे आ जाएगा, और एग्जाम जो होगा मार्च अप्रैल में हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से डिले होगा, ऐसा बाद में होगा। तो इलेक्शन का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ कि कब होने वाला है। तो एसएससी अभी सभी चीज़ें फास्ट ट्रैक पे लेकर के चल रही है, तो हो सकता है कि कभी भी बीच में टाइम मिले उसे तो अपना एग्जाम करवा ले, फिर उसके बाद अपना इलेक्शन का जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्शन को आपको सोच करके अपना तैयारी को नहीं रोकना है, आपको तैयारी करते रहना। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल से कौन कौन सा पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे इसमें सिलेक्शन होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसे आईटीआई बोलते हैं, उसके बाद एएसओ सीएसएस, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ एमईए, डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स। जो भी ग्रुप बी के गवर्नमेंट जॉब होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रुप बी और ग्रुप सी के इसमें होता है। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होता है, और इसमें जो सैलरी होती है आपकी 45,000, ग्रुप सी का 45,000 50,000 के आसपास होता है, और ग्रुप बी का 75,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलता है एक सिटी में। और जो वैकेंसी आती है, देखो 22 में तो वैकेंसी, 21 में वैकेंसी काफ़ी आई थी, 22 में थोड़ा सा वैकेंसी कम आया, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 से 10,000 वैकेंसी होती है, और आपको इसी में से एक सीट लेना होता है। तो इतना वैकेंसी भी बहुत अच्छा है। और इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो भी ग्रेजुएट है, आप किसी से भी, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका हो, डिस्टेंस से किए हो, कहीं से भी किए हो, सिर्फ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ से अगर आप ग्रेजुएट किए हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप इसका तैयारी कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये वीडियो किसके किसके लिए, कौन कौन से लोगों के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले तो 2023 में जिसका ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है, जिनका अगस्त के बाद ग्रेजुएशन हुआ है, या फिर जिनका ग्रेजुएशन 2024 में अगस्त से पहले हो जाएगा, बिफोर अगस्त, तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जो कि अभी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, 1-2 साल में उनका हो जाएगा, लेकिन सीजीएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो है कि आप इससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, एक मन में आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें होती है। और सीजीएल 2023 एस्पिरेंट्स भी, जिनका भी प्रिपरेशन अच्छा से नहीं है, जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, और उनको लगता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा सीजीएल 2023 का, मुझे 1 साल बाद 24 का तैयारी करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। आप एक बार इसे फॉलो करके देखो, एक बार वीडियो देखो, आपको क्लियरिटी पता चलेगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो देखो, इसमें 2 फेजेज में एग्ज़ाम होता है। पहले ज़्यादा फेजेज में एग्ज़ाम होती थी, 3-4 में होती थी, लेकिन अब 2 ही होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, और इसी में डिसाइड हो जाता है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स क्या होता है? प्रीलिम्स एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब कि इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ता है, आप इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो मतलब कि आप मेंस के लिए अपीयर हो सकते हो, और मेंस का मार्क्स से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, मतलब आपका मेरिट डिसाइड होता है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, प्री में होता क्या क्या है? प्री में मैथ्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स होता है, 50 नंबर, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है।
और 1 घंटे का टाइम होता है नॉर्मल लोगों के लिए, और जो विजुअली हैंडीकैप होता है उनके पास 20 मिनट टाइम और एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 2 मार्क्स मिलता है जब आप करेक्ट करते हो, और 0.5 मार्क्स आपको गलत करने पे आपको अवार्ड होता है, मतलब माइनस में चला जाएगा। अगर ज़्यादा गलती करोगे तो माइनस में मार्क्स चला जाएगा। तो ये है प्री का, इसमें क्वालिफाई करना होता है। और इसमें जो कट ऑफ जाता है नॉर्मली, अगर आप देखो तो 200 में कितना लाएंगे, तो एक जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का लड़का सेफ है। तो इसमें अगर 130 प्लस अगर आप लाते हो, 130 140, तो समझो कि आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए, कभी भी आप कट ऑफ का लेकर के सोच के चलोगे ना कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, किसी तरह से कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो आपका एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं निकलेगा, सिर्फ आप कट ऑफ ही क्लियर करते रहोगे। तो टारगेट आपको जो लेकर के चलना होगा कि मुझे प्री में 160 मार्क्स लाने हैं। जब 160 मार्क्स के लेवल का तैयारी आपका होगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे एक जॉब मिलेगी, मेंस में मेरा पेपर अच्छा जाएगा। तो टारगेट आपको कितना रखना है? 160 का। आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आराम से वीडियोस देखो, हो सके तो अगर आप अभी टाइम नहीं है तो आराम से रात को देखना, जब भी टाइम मिले एकदम एक बार में देखना, ठीक है। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिसका नाम 1000 अचीवर्स है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। उसके बाद मेंस एग्जाम आता है, जो कि फाइनल एग्जाम, मतलब जिसको बोलते हैं जो एक्चुअल एग्जाम है। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, इसी में रैंक मिलता है, इसी से आपको पोस्ट मिलता है, सब चीज़ें आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो इसमें जो पेपर होता है, एक बार में आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहला 1 घंटा का पेपर जो होगा, एक ही साथ होता है 2.5 घंटे का पेपर। पहला 1 घंटा जो पेपर होता है, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग 1 घंटे के लिए ओपन होगा। उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, टोटल 180 मार्क्स का। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। करेक्ट करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, और गलत करोगे तो -1 मार्क्स, माइनस मार्किंग भी इसमें है, समझ गए। फिर 1 घंटा जब हो जाएगा ओवर, तो 1 घंटे के बाद इंग्लिश और जीके का पेपर आपका ओपन होगा, और आपको 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जीके के होंगे। सिलेबस वही होगा जो कि प्री का सिलेबस था। मेंस में भी वही सब चीज़ें हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा प्री से टफ होता है, और 70% तो प्री का लेवल का ही होता है, 30% प्री से थोड़ा सा टफ पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन आपका क्या होगा? इंग्लिश का, और 25 क्वेश्चन जीके का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो गया? इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जीके, मतलब सारे, ऐसे तो सारे सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके हैं 45 इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश पे आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। टोटल मार्क्स जो होगा 390 मार्क्स, 180 मार्क्स ये और 210 ये। 390 मार्क्स में ही आपका भाग्य डिसाइड होगा, कितना कौन सा रैंक मिलेगा, कौन सा आपको पोस्ट मिलेगी, सब चीज़ें याद रखना। CGL में लगभग 50 आसपास 50 तरह के पोस्ट होते हैं, 50 पोस्ट अलग अलग। तो आपका जितना रैंक होगा, रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है। अच्छा रैंक आया मतलब अच्छा पोस्ट, रैंक आपका नीचे है तो आपको उतना अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा, कम वाले पोस्ट मिलेंगे। और साथ में ही आधे घंटे आपका जो पेपर होता है, कंप्यूटर का भी पेपर होता है। 20 क्वेश्चन होंगे, और एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है 15 मिनट का। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, माइनस इसमें भी +3 -1। लेकिन ये जो होता है क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर में आपको पास मार्क्स करना होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है मेरिट में। आपको एक मार्क्स, आपको सिर्फ पास करना होता है। 15 मिनट का पेपर ये होगा, और 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको याद रखना है कि जो 60 मार्क्स में आपको कम से कम 30 प्लस मार्क्स लाओगे ना, तो अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। 60 में 30 प्लस मार्क्स लाना होंगे। और टाइपिंग में, टाइपिंग टेस्ट में लगभग 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगा जाता है, तो आपको 35 का स्पीड रखना है। अब हम जान लेते हैं कि हमें टारगेट कितना रखना चाहिए, ठीक है। हमें टारगेट कितना रखना चाहिए सेफ स्कोर। तो देखो, आपको टारगेट जो रखना चाहिए, मेंस में मैं बोलूँगा, अगर आपको एक अच्छा पोस्ट चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC और EWS से हो, तो आपका 340 टारगेट होना चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, ASO CSS, ASO MEA, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह अच्छी जगह अपने होम टाउन चाहिए, तो 340 प्लस का टारगेट आपको रखना चाहिए, ठीक है। और मैं बोलूँगा कंप्यूटर में 60 मार्क्स में 40 का टारगेट रखना, तो 30 के आसपास आ जाएगा। और कंप्यूटर में आपको 35 वर्ड पर मिनट का टारगेट आप करके जाना कि इतना मुझे करके जाना है। तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न प्री का और मेंस का, समझ गया, और इसी के बेस्ड पे आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्चुअल, अब हमारा जो तैयारी है उस पर चलते हैं।
सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस। अगर किसी चीज़ में सक्सेस अचीव करना, किसी चीज़ को अचीव करना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है एक टारगेट बनाना, एक गोल बनाना। जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि मेरा टारगेट क्या है, तो आप अचीव कैसे करोगे? आप सक्सेस अचीव कैसे करोगे? आपको कुछ माइंड में पता ही नहीं कि मुझे क्या अचीव करना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है, वो भी स्पेसिफिक टारगेट, मतलब कि एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, एसएससी सीजीएल क्रैक के मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ सीएसएस बनना है। एक टारगेट आप फिक्स कर लो, अभी सोचो, अभी तुरंत कि आपको क्या बनना है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रिसर्च करो, 1-2 दिन का टाइम लो कि हाँ मुझे क्या बनना है, कहाँ पे रहना है, उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए कौन सा बेस्ट जॉब होगा। उसके बाद वो टारगेट फिक्स हो जाता है, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। उसके बाद रैंक भी डिसाइड कर लो कि मुझे कितना रैंक चाहिए। आपका एक फेवरेट नंबर होगा कि मुझे 81 रैंक चाहिए, मुझे 100 रैंक चाहिए, रैंक भी डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद वो अचीव होगा। जैसे आप यहाँ पे हो और आप एक टारगेट अचीव करते हो जो कि हायर टारगेट होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा हर टाइम कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, इस जगह पे आपको आपको जो एड्रेस है वो पता होगा, तभी तो उस रास्ते पे चल पाओगे। जब आपको रास्ता पता ही नहीं पता होगा, मतलब कि एड्रेस ही नहीं पता होगा, तो कैसे जाओगे? कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सा बस लेना है, कौन सा रूट से जाना है, कैसे पता चलेगा? बट ये याद रखना कि ये जो रास्ता है वो ईजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग रास्ते भी मिलेंगे वहाँ से जो आपको भटकाने का काम करेगा। लेकिन जब आपका टारगेट फिक्स होता है ना, तो आप कभी भी भटक नहीं पाओगे, वापस भटकोगे लेकिन वापस उस रास्ते पे चले आओगे। तो इसलिए हमेशा टारगेट एक फिक्स रखना कि मेरा टारगेट जो है एएसओ सीएसएस है। आप उसको सोच करके उसको अपना टारगेट बना के चलते रहोगे, तो धीरे धीरे करके नीचे गिरोगे, फिर चढ़ोगे, आप पहुँच ही जाओगे वहाँ पर। और जैसे ही आपका टारगेट फिक्स होता है, आपको एक अफर्मेशन भी बनाना है। अफर्मेशन मतलब एक मंत्र टाइप का अपना बोलने के लिए कि आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर। ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपका टारगेट क्या है। हम जनरली भूल जाते हैं, इसलिए हम जानबूझ के फिर रील्स देखने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं। जब हमें टारगेट पता रहता है ना, बार बार दिमाग में आते रहता है कि मुझे ये करना है, तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं और हम इस पर काम करते हैं। एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ होता है, आप वो करते हो। मान लो कि आपको घर से कॉल आया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मान लो एक छोटा सा कॉल आया कि आपका किसी क्लोज वन का आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपके दिमाग में कुछ चलेगा? आपका टारगेट क्या होगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, उनको ठीक करवाना होगा। तो उसी तरह से जब आप एक किसी टारगेट को फिक्स कर लेते हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो सारे अननेसेसरी चीज़ें आपके लाइफ से अपने आप हट जाती है। रील्स, वीडियो देखना, टाइम वेस्ट करना, सब चीज़। तो आपको फिर इसको सबसे अपना ज़िंदगी का सबसे अहमियत, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ बनानी पड़ेगी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे मेरा बेस्ट प्रायोरिटी है, मोस्ट प्रायोरिटी है, तभी आप इसे अचीव कर पाओगे। अब उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाई, क्यों मैं अचीव करना चाहते हो। जब तक कि आपके पास एक सॉलिड रीजन नहीं होगा, इमोशनल रीजन नहीं होगा, तब तक उसके लिए आप मोटिवेटेड रहोगे ही नहीं। अगर आपका लाइफ में सब चीज़ सही चल रहा है, मस्त लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रीज़न नहीं, तो आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे। आपको कुछ दिन में मोटिवेशन चला जाएगा। इसलिए वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों बनना चाहते हो। तो आपके मन में 3-4 रीज़न होने चाहिए जो दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी हर दिन काम करने जाते हैं, मजबूरन काम करना जाते हैं ताकि घर का राशन पानी चलते रहे। तो मैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उनको ऐसी स्थिति में ऑफिस या फिर जहाँ भी काम करने नहीं देना जाना चाहता हूँ। वो रीज़न होगा। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ देनी है। कोई भी गाली देकर चला जाता है घर पे, कोई भी कुछ सुना करके चला जाता है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना जाओगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके घर के पास आकर के आपको गाली दे करके चले जाए। तो वो सब रीज़न जब आप स्ट्रॉन्ग रीज़न रखोगे ना, तभी आप बन पाओगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि हमेशा आप अपने गोल्स को भूलोगे, आपका मन हमेशा भटकेगा, नेगेटिव चीज़ों में जाओगा, कंफर्टेबल जोन में जाएगा, रील्स वीडियोस में जाएगा। आपको रिपीट कर करके ऑलवेज हमेशा याद रखो अपने गोल्स को, हमेशा इस पे जाओ, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अपने गोल्स को सामने लिख लो, चिपका लो, अपने मोबाइल का वॉलपेपर में उसे लगा लो, अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने लगा दो। जहाँ भी दिखे आपका गोल्स दिखना चाहिए, बार बार याद आना चाहिए। और इसको रिपीट करो, जितना बार रिपीट करोगे आपके माइंड में ये उतना ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और उतना अननेसेसरी काम आप कम करोगे।
तो ये चीज़ें होगी कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम नहीं आए हैं वहाँ तक कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब हमारा है कि चलना कैसे है। देखो हमारा तो रास्ता मैंने फिक्स कर लिया, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब चलने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। देखो 3 चीज़ें पे ही हमारा CGL का बेस बना हुआ है। CGL अगर निकालना है तो 3 चीज़ें ही मेनली करनी पड़ती है। सबसे पहले करना पड़ता है बड़ा जो टास्क है, जो 3 बड़े टास्क जो आपको करने होते हैं वो है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो उसका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा, तो पहले ये करना होगा। दूसरा कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा कि पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। 5 सालों में ही कर लोगे तो भी वो भी हो जाएगा काम, कि प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व करना। पहला बड़ा टास्क ये, दूसरा ये, और तीसरा ये कि जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो साथ में आपको मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस करना। जैसा एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसी चीज़ का प्रैक्टिस का, उसी का पेपर को सॉल्व करना, उसी टाइप का पेपर को बार बार सॉल्व करना, मॉक टेस्ट लगाना। ये 3 टास्क है। अगर आप ये तीनों अच्छे से कर लेते हो तो मतलब आपकी तैयारी, CGL की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है, ठीक है। अब हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि कैसे हम अपने इसे करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस काफ़ी बड़ा दिखेगा, ठीक है। एक पहाड़ की तरह दिखेगा, जो कि बहुत बड़ी पहाड़ है, ठीक है। और उस पर आपको चढ़ना, और आप एक छोटा सा पिद्दी सा यहाँ पे हो और आप देख के घबरा रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा है, कैसे मैं चढ़ पाऊँगा, यहाँ पे चढ़ भी पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा। लेकिन आपको ये चढ़ना पड़ेगा और ये हो भी जाएगा। कैसे होगा? हर दिन 2-2 स्टेप, 3-3 स्टेप, छोटा स्टेप हर दिन लेना है और रुकना नहीं है। रास्ते में आएंगी डिफ़िकल्टीज, आएंगी, चढ़ाव कभी कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी फिसलन वाला होगा, कभी कांटों भरा होगा। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप करके अपना इन सब कठिनाइयों को सहते हुए, झेलते हुए, अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट होकर के आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन ज़रूर आप यहाँ पे जो टारगेट है, आप इसका टारगेट अचीव कर लो। तो इसको सिलेबस अगर मानो तो सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है? कंसिस्टेंट रह करके और हर एक दिन छोटा पार्ट को ख़त्म करके, ठीक है। और याद रखना, जब भी आप एक लेवल तक पहुंच जाओ तो नीचे ज़रूर देखना। नीचे देखना मतलब रिवीजन ज़रूर करना कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, क्या क्या चीज़ें मैंने की, और आपको देख करके अच्छा लगे कि अच्छा मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली है, थोड़ा सा और आगे। फिर एक लेवल तक पहुँचने के बाद फिर से नीचे देखो, ऐसे करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करना, तो सिलेबस में हमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके होते हैं। तो सबसे पहले हम बात मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स कैसे करना है, ठीक है। तो मैथ्स कैसे करना है, तो हमें देखो, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाना होगा। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट फील होगा कि मैंने 4-5 महीने पढ़े तो, पर मैंने नोट्स नहीं बनाया। अब मैं रिवाइज कहाँ से करूँ, चीज़ें देखूँ कहाँ से? तो आपको अपना एक प्रॉपर अपने हैंड राइटिंग से अपना नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है उसका मैंने जो वीडियो है, मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया था, मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया था, उसी बेसिस पे आप अपना नोट्स भी बना सकते हो। मैथ्स में 2 चीज़ें होती हैं, 2 कॉपी आपको लेना होगा। एक अर्थमेटिक होता है मैथ्स और एक एडवांस मैथ होता है। एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये सब जो चीज़ें होती है, नंबर सिस्टम, ये सब एडवांस मैथ्स में आता है। अर्थमेटिक में होता है परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सब चैप्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक में होते हैं। तो 2 अलग अलग कॉपी बना सकते हो, एडवांस की अलग, अर्थमेटिक की अलग। याद रखना कि हमेशा जब भी चलना तो पहले एक एक चैप्टर करके लिखना चलना, कि पहले ये नहीं कि एक दिन एक ही बार में एडवांस का भी एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया, अर्थमेटिक भी नहीं, ऐसा मत करना है। अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो एक अर्थमेटिक का कोई एक चैप्टर पढ़ दिए, फिर उसके बाद अगर आपको एक एडवांस का एक चैप्टर पढ़ने का मन किया तो पहले इसको एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर इसका एक चैप्टर पढ़े। एक साथ 2-2 चैप्टर्स को लेकर नहीं चलना, एक बार में एक ही चैप्टर को लेकर चलना। हो सकता है वो एडवांस का हो या फिर अर्थमेटिक का हो। अब हमें भाई नोट्स बनाना कैसे है, अर्थमेटिक एडवांस का बनाए कहाँ से? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अलग अलग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो होगी कि अगर आप बैच ले सकते हो कहीं से, अगर आपने कहीं से बैच ले लिया है, आपने मैथ्स का बैच लिया है कहीं से, तो आप तो वहीं से करो। अगर आप नहीं लिए हैं
तो कोई आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन अगर आप अवेल कर सकते हो, अगर आप दिल्ली आकर पढ़ सकते हो, अगर आप घर के आसपास कोई अच्छा कोचिंग आपको लगता है कि जहाँ ऑफलाइन पढ़ सकते हो तो ऑफलाइन से लो, ऑफलाइन में क्लासेस जाओ, जो भी क्लास में होता है उसका नोट्स बनाओ। अगर ऑफलाइन नहीं कर सकते तो आजकल ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन से भी लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन वाले ही लेते हैं, ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मुझसे कोचिंग पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको खुद से यूट्यूब पर रिसर्च करना है कि एसएससी कोचिंग कौन कौन से, एसएससी ऑनलाइन बैचेस कौन कौन से हैं। आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, फेमस टीचर्स, आप वहाँ से कर सकते हो। और डेडिकेटेड होकर आपको अपना चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। देखो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे लोग, तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी आप देख सकते हो। फ्री भी आजकल अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। आपको इसके लिए लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च करोगे ना, एसएससी सीजीएल मैथ्स, फ्री मैथ्स, ऑल मैथ्स ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ टीचर, कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। उसको एक कॉपी में लिख लेना कि मुझे मैथ्स यहाँ से पढ़ना है, आपको मिल जाएगा। मैं कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ फ्री चैनल्स, इसमें से मैं बोल सकता हूँ कि एक इवन कोचिंग सेंटर है, बेसिकली बहुत अच्छा है, भूतेश सर का है ये, ठीक है। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं पढ़ता था, काफ़ी अच्छा है। सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको, इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन में, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। और एक पवन राव सर हैं, इनका भी आप पढ़ सकते हो, ये भी सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं बहुत डिटेल से। अभिनय शर्मा है, बहुत सारे लोग पूरा डिटेल करके पूरा पढ़ा चुके हैं। आप क्या कर सकते हो कि इनका एक एक चैप्टर करके आप नोट्स कॉपी बना सकते हो फ्री में, अगर आपको पढ़ना है तो। सिर्फ लेकिन आपके पास एक जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, आपको रास्ता मिल जाता है। अगर वही नहीं होगा तो आपका फिर नहीं हो पाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको नोट्स बना लेना है। चैप्टर वाइज जब नोट्स बनाते हो तो एक चैप्टर जो भी पढ़ते हो, मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा तो उसको 2-3 बार रिवाइज पहले करो, सबसे पहले कि आपने उसको पहले समझा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझना होगा चीज़ें, आपके लिए चीज़ें नहीं होगी। तो जब आप 2-3-4 बार पढ़ते हो तभी आपको वो समझ में आता है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपको पहले 2-4 बार रिवीजन करना होगा अपने नोट्स कॉपी को ही, बार बार खुद से बनाने का ट्राई करना होगा। नहीं बन रहा है फिर से देख रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, ये कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। मान लो परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4-5 साल में आया हुआ है, टीसीएस पैटर्न भी, मतलब जो लास्ट का 4-5 साल में एग्जाम हुआ वो टीसीएस पैटर्न पे हुआ है, इसलिए 4-5 साल का जो भी पेपर है आप वो कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा कि आप किरण का जो होता है ना चैप्टर वाइज, आप वो ले सकते हो, या फिर और भी कोई अदर बुक आपको लगता है जो चैप्टर वाइज हो, हर एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ, परसेंटेज का अलग, टाइम एंड वर्क का अलग, तो वहाँ से कर सकते हो। एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक चैप्टर के 150-200 क्वेश्चन आपको करने, ज़्यादा नहीं करने, 100-150 क्वेश्चन भी कर लोगे और उसी को रिपीटेशन करोगे तो आपका होता जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की फिराक में मत रहना कि एक चैप्टर पढ़ा उस पर 800-900 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अच्छे 100-150 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और आपका नोट्स कॉपी और आपका 100-150 क्वेश्चन। फिर क्या करना है, आपको नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते जाना है, ठीक है। आपको रेगुलर रिवाइज करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फिर नोट्स को रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, तभी आपका चीज़ें इंप्रूव होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। और जब 70-80% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो कि मैथ्स का मैंने 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है वो लगा लिया। जब आपका 60-70% सिलेबस हो जाएगा तो तब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट बीच बीच में लगाना शुरू कर सकते हो। तो ये मैंने मैथ्स का बता दिया, आई होप कि आपको समझ में हो गया होगा कि क्या करना है आपको मैथ्स में, ठीक है। नोट्स कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको खुद के हैंड राइटिंग से क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, और बीच में कुछ आसपास में ट्रिक्स भी लिखने हैं। मेरा नोट्स कॉपी का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, ठीक है। इंग्लिश में बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ा था और इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक था, लेकिन मैंने अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया है। उसका मैं कुछ टेक्निक बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने रियलाइज़ किया है इंग्लिश पढ़ करके, वो ये किया है कि इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं। एक रीडिंग का होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आरसी का, एक होता है वोकैबुलरी का सेक्शन, और एक होता है वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग और ग्रामर का सेक्शन होता है।
और जो 70% जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है इंग्लिश में, आपका इन दोनों से ही होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी। और जो 30% आपका जो रोल होता है वो होता है ग्रामर का। तो आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम किस में देना है, रीडिंग पे और वोकैबुलरी याद करने पे देना है, ठीक है। और ग्रामर को 30% टाइम देना है। तो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, रीडिंग इंप्रूव करने के लिए देखो सब लोग अपना अपना तरीका है रीडिंग इंप्रूव करने के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, आपका इंग्लिश वीक है, तो एनसीईआरटी का जो इंग्लिश बुक होता है ना, इंग्लिश बुक, स्टोरी बुक्स, वहाँ स्टार्ट करो। 6 क्लास से लेकर के स्टार्ट करो, 6 क्लास का पढ़ो, रोज़ एक स्टोरी पढ़ो। फिर 7 क्लास का, जब 6 क्लास का खत्म हो, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपको 4-5 क्लास के स्टोरी पढ़ लेने हैं। देखो स्टोरी पढ़ने में क्या है कि इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है और आप आराम से वहाँ से कर सकते हो। और जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अगर उसमें कोई वर्ड मीनिंग मिलता है तो आपको उसको भी कर लेना है। अच्छा, कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी बुक, इंग्लिश बुक, इसका कैसे इंप्रूव करना, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे इसका वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पढ़ लो कि जब ये 3-4 क्लासेस का पढ़ लोगे ना, तो आपका एक इंग्लिश में बेस थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पे जा सकते हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर एडिटोरियल ही पढ़ना पसंद है, तो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल ही डेली पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है कि आपको एनसीईआरटी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, और वर्ड मीनिंग भी याद करते रहना आपको। या फिर उसके बाद मोटिवेशनल नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। अगर ये ना पढ़ने का मन करे तो कुछ भी आपको रीडिंग डालना है, 1 घंटे के आसपास 45 मिनट 45 मिनट आपको रीडिंग डेली डालना है। इससे सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। उसके बाद चलते हैं वोकैबुलरी पे, कि वोकैबुलरी पे क्या करना है। वोकैब कैसे, वोकैब का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग बहुत सारे याद आना चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आपको याद करना होता है। तो वोकैबुलरी के लिए तो सबसे पहले यही है कि आप जब रीडिंग डालो और जो भी नया वोकैब मिले आप उसको राइट डाउन कर लो, या तो एक कॉपी बना लो या फिर उसी बुक के आसपास कहीं पे लिख लो, साइड में उसके आसपास में लिख लो जो वर्ड नहीं होता है, और उसको बीच बीच में देख लिया करो। अब वोकैबुलरी के लिए मैं बोलूँगा कि नीतू सिंह मैडम का एक वॉल्यूम 1 बुक है, वहाँ से वोकैब आप याद कर सकते हो, अच्छा खासा वोकैब। या फिर नीतू मैडम का वोकैब का बुक भी आया है, आप वहाँ से वोकैबुलरी कर सकते हो, ठीक है। हर दिन 10-15 वोकैब्स याद करने का ट्राई करो, लिख लिख करके याद करो। याद करना मुश्किल होता है लेकिन याद हो जाता है। वोकैब कैसे याद करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे करके हर दिन याद करना पड़ेगा। और उसके बाद एक वर्ड पावर मेड इजी बुक है, जिससे कि रूट वर्ड से कैसे याद करते हैं वो होता है। ये भी वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें रूट वर्ड आपको याद हो जाएगा कि रूट वर्ड से कैसे इंग्लिश के वोकैब्स को याद कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का जो इंग्लिश बुक पढ़ते हो तो उससे जो भी वर्ड मीनिंग मिलता है, एनसीईआरटी इंग्लिश बुक में ना स्टैंडर्ड वोकैब यूज होते हैं और जो कि पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, जो भी नहीं आता है आप वीडियो जरूर देख लेना कि एनसीईआरटी बुक से कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा 70% ये दोनों मिलकर हो गया रीडिंग वोकैब। अब जो 30% है उससे कैसे इंप्रूव करना, उसके लिए मैं बोलूँगा कि ग्रामर भी इजी नहीं है। इसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लास नोट्स करना पड़ेगा, क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा हर एक चैप्टर्स का, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, रूल्स के साथ, और उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन। कोई भी इंग्लिश टीचर से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। नीतू मैडम की जो बुक है वॉल्यूम 1 लोगे, उसी में आपको ग्रामर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर वाइज वहाँ से कर सकते हो, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर किरण पब्लिकेशन की भी बुक लग सकते हो। अगर आप पूछोगे कि ग्रामर हम कहाँ से कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री, तो फ्री के लिए मैं बोलूँगा कि एक तरुण ग्रोवर सर हैं, तरुण ग्रोवर, ठीक है। तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश में पूरा अच्छे से पढ़ाए हैं सारे चैप्टर्स, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो फ्री में, अगर आपको कोई बैच नहीं लेना तो। और बैच लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं जहाँ से आप बैच ले सकते हो इंग्लिश का। और अपना एक नोट्स कॉपी तैयार कर लेना अच्छे से, और उनको बार बार रिवीजन करते रहना रूल्स को, और उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। तो प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन का बुक, इंग्लिश बुक ले सकते हो, जिसमें आपको पूरा एरर, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम सब रहेगा, आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर नीतू मैडम की जो बुक है उससे कर सकते हो। अब इंग्लिश में कुछ और चीज़ें जो जिसमें लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, वो होता है पैसेज में। पैसेज गलत होता है हमेशा, क्लोज टेस्ट हमेशा गलत होता है, और PQRS।
तो इसको इम्प्रूव करने के लिए देखो रीडिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, रीडिंग करते रहना और डेली रेगुलर प्रैक्टिस करना। आपको पैसेज का 2 क्लोज टेस्ट हर दिन कर लिए, 4-5 PQRS डेली कर लिए, वो कर लोगे तो आपका ये चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा। और मैंने एकदम डिटेल में बताया है, इन सबको सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है, सही तरीका, जिससे कि आपका टाइम कम लगता है और सही होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो इनका वीडियो भी मैंने बना दिया कि कैसे पैसेज सॉल्व कर सकते हो, क्लोज टेस्ट कैसे कर सकते हो, PQRS, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो अच्छे से देख लेना, या फिर आई बटन पे आ रहा होगा। देखो भाई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को SSC का इंग्लिश को इम्प्रूव करना एक तपस्या से कम नहीं है, ठीक है। 6 से 8 महीने का टाइम आपको लगेगा इस तपस्या में, लेकिन इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप जिद कर लेते हो कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। क्या करना होगा, तपस्या आपको 3 घंटे का टाइम हर दिन निकालना होगा। मैंने क्या किया था, 6 से 9 जो शाम का टाइम था, वो मैंने फिक्स कर दिया था कि मैं हर दिन इंग्लिश पढ़ूंगा। उसमें मैं रीडिंग डालता था 1 घंटे वोकैब्स करता था और 1 घंटे ग्रामर पढ़ता था, ठीक है। और ये डेली करता था, डेली, और रिवीजन भी करते जाता था, 2-3 दिन पर रिवीजन भी करता था, और चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो गई। लेकिन ये तपस्या का फल आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं जीके और करंट अफेयर्स। जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है लोगों को जीके और करंट अफेयर्स में ही होता है कि कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। बहुत बड़ा सिलेबस है, जीके और करंट अफेयर्स को हम कैसे करें, तो इसका मैं बताने वाला हूँ। देखो पहले स्टैटिक जीके पे हम करते हैं बात, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पे जाएंगे, करंट अफेयर्स कैसे करना है। तो स्टैटिक जीके के लिए देखो, स्टैटिक जीके के लिए 2 तरीका मैं हमेशा बताता हूँ कि 2 तरीका आपके पास है। पहला तरीका कि आपको कहीं से क्लास नोट्स मिल जाता है, या फिर कहीं से आपको कोई ऐसा बुक मिल जाता है जहाँ से आप खुद से थ्योरी पढ़ते हो। थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, थ्योरी के लिए क्लास नोट्स या फिर कोई बुक जिसमें थ्योरी अच्छे से दिया हो, वहाँ से थ्योरी कर लो, पढ़ लो हर दिन। और उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ते हो, मान लो हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री में आपने मुगल वंश पढ़ा, तो मुगल वंश से जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कर लो चैप्टर वाइज। अगर मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन है 1000-2000 सारे कर लो, और उसी को बार बार करो। चैप्टर वाइज MCQ आपको करना पड़ेगा और चैप्टर वाइज नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक बुक होगा, बुक से ही पढ़ना है और आपको चैप्टर वाइज MCQ करना है। अब बुक MCQ सॉल्व करने के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आप कर सकते हो GS, ठीक है, किरण की। या फिर एक घटना चक्र भी बुक आता है, वहाँ से भी कर सकते हो MCQ। हमेशा चैप्टर वाइज लेना, मिक्स वाले मत लेना कि 25 क्वेश्चन का एक साथ मिक्स किया हुआ। चैप्टर वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री अलग, एंशिएंट हिस्ट्री अलग, और उसके बाद अगर सॉइल है, ज्योग्राफी में सॉइल अलग, मतलब अलग अलग बाइफरकेट होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आपको कोर्स लेना चाहिए, कोर्स और क्लास लेकर के। हिस्ट्री का क्लास ले लो, ज्योग्राफी का क्लास ले लो, और अपना कोर्स लेकर के अपना नोट्स कॉपी खुद बनाओ। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, और उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करो। यही बेस्ट होता है कि आपने कहीं से लेक्चर पढ़ा, वीडियो लेक्चर देखा, वहाँ से नोट्स धीरे धीरे करके बनाते गए, और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते गए, और उसी क्वेश्चन उसी को बार बार कर रहे हैं। देखो ये बहुत हार्ड है, मतलब इजी नहीं है। इसमें कम से कम आपको ना 10 से 15,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना होगा, तभी आप मान सकते हो कि जीके आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और हो जाएगा। और इन्हीं 10-15 हज़ार क्वेश्चन को 2-3 बार करना होगा, एक बार नहीं। एक बार में आप भूल जाते हो चीज़ें, 2-3 बार करना होता है। ओके, तो जीके और करंट अफेयर्स में आपको ये स्ट्रेटजी बनाना है, नोट्स पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते जाना है और रिपीटेशन करना है। जब भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, 50 क्वेश्चन। बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, SSC जीके, SSC प्रीवियस ईयर जीके। जब आप फ्री बैठे हो तो 10 क्वेश्चन कर लिए, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के कर लिए, कभी कुछ कर लिए, अब क्वेश्चन करते रहना है। अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स में। ओके, करंट अफेयर्स कैसे करना है। करंट अफेयर्स आजकल बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 25 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन तो पूछ ही जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 महीने का करना होता है, यानी कि अभी से जो भी चीज़ पढ़ोगे करंट अफेयर्स में आपको पढ़ते जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मंथली PDF लेना है। हर दिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करना कि हर दिन 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। वो स्टैटिक पढ़ो, आप हर दिन पढ़ना है तो स्टैटिक पढ़ो, 1 घंटे 2 घंटे डेली। इसे पढ़ना है तो आप सिर्फ महीने का एक PDF मिल जाएगा कहीं ना कहीं, SSC अड्डा, SSC बाबा, ऐसे कुछ करके टेलीग्राम पे आपको मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। अब बस वहाँ से क्वेश्चन PDF देख लो और
क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। या फिर आप यूट्यूब अगर फॉलो करना चाहते हो तो परचम क्लासेस है जो करंट अफेयर्स के लिए है। मंथली करंट अफेयर्स आपको 3-4 वीडियोस मिल जाएंगे, अप्रैल का, मई का, जून का, वहाँ से आप धीरे धीरे करके क्लासेस कर सकते हो। थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। या फिर एक है स्टडी IQ। स्टडी IQ का एक टॉप 300 क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टडी IQ का टॉप 300 क्वेश्चन आता है, आप वो भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ से मैंने सुना है, मैंने खुद तो नहीं किया ये, मैंने सुना है कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, करंट अफेयर जो आता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। या फिर परचम क्लासेस भी कर लोगे तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। और स्टैटिक के लिए कुछ और है। स्टैटिक के लिए एक और जो होता है, जो नृत्य होता है, डैम्स होता है, रिवर पार्क ये सब होता है, वो भी आपको परचम क्लासेस का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा जीके हो गया। आई होप कि इसमें से चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। जीके हार्ड है, टफ है, थोड़ा सा कवर करना चीज़ें, लेकिन अगर चलते जाओगे तो हो जाएगा। अब हम चलते हैं रीजनिंग में कि रीजनिंग कैसे करना है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है मुझे पता है, बट मैं डिटेल से बता भी रहा हूँ चीज़ों को। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको जो करना है, रीजनिंग चीज़ें इजी है। आपको चैप्टर वाइज नोट्स बना लेना है, नोट्स फिर वहीं से आपको कोई कोर्स लेना है और चैप्टर वाइज नोट्स बनाना और चैप्टर वाइज उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर्स में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको अप्लाई करना होता है और प्रैक्टिस करते रहना होता है। आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ें धीरे धीरे करके होती जाएगी। क्लास लेक्चर्स ले सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे आपको रीजनिंग का सारे चैप्टर्स फ्री में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रीजनिंग में आपको यही करना होता है, आप अपना नोट्स बना लो और बस प्रैक्टिस करते रहो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में जो कि आपको करना होता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलती होता है। वो पजल्स होते हैं, काउंटिंग फिगर्स होता है, नंबर सीरीज होता है और कुछ वीक चैप्टर्स होते हैं, सिलोगिज्म वगैरह। वो सब को आपको ना बार बार कर करके उस पर यूट्यूब पे सर्च करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है रेगुलर। पजल्स, काउंटिंग फिगर्स, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आप इस पर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और वीकली उसके बाद जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो, आपको सब चीज़ पढ़ लियो हो करंट अफेयर्स में, करंट बोलता है रीजनिंग में, तो आप फिर वीकली टेस्ट लगा सकते हो, ओके। तो ये बात हो गई आपका कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट की मैंने बात कर ली कि धीरे धीरे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना, तो सिलेबस आपका हो जाएगा कंप्लीट धीरे धीरे, 6 से 8 महीने लगाओगे तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया था कि मॉक्स और रिवीजन के बारे में बताना है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कब से लगाना है, कहाँ से लगाना है, वो भी बताता हूँ। देखो मॉक टेस्ट आपको ना जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से लगाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब वीक 1 से ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स होता है ना वो ले लो और बुक ले लो, उसका 30 सेट 40 सेट का बुक आएगा आपको, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, आप वो ले लो और वहाँ से सॉल्व करो, वीकली सॉल्व करो। आपको टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, 100 क्वेश्चन को पढ़ने में और पूरा जितना अटेम्प्ट कर सकते हो करो, जितना टाइम लगे लगने दो। तो स्टार्टिंग का 10-15 मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा आपको कि आप एक बुक से लगाओ, बुक से, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन लगाओगे तो 1 घंटे में टाइम खत्म हो जाएगा, आप 10-15 ही क्वेश्चन कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन लगेगा। लेकिन बुक से करोगे तो क्या होगा कि आपका वो तो एक आप हाईलाइट करके भी रखोगे कि ये सब क्वेश्चन नहीं बना और आपके पास टाइमिंग का भी इशू नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप वीकली एक मॉक टेस्ट लगाया करो सैटरडे संडे और उसको पूरे वीक एनालाइज किया करो। जब आपका सिलेबस 50-60% कंप्लीट हो जाए ना, 50-70%, तो 2-3 मॉक टेस्ट वीकली लगाना शुरू कर दो। और जब आपका 90% 100% कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, तो डेली मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो मार्क्स बढ़ाएगा वो मॉक टेस्ट ही बढ़ाएगा। अगर आप जितना भी पढ़ रहे हो लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, तो आपको फेल निश्चित, आप फेल हो जाओगे। कुछ ही बच्चे होंगे जो कि बहुत सुपर इंटेलिजेंट होंगे वही पास होंगे, नहीं तो एवरेज बच्चे हमेशा फेल होते हैं अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देना है। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 10 ही क्वेश्चन बनेगा, 20 ही क्वेश्चन बनेगा, उतने ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है एसएससी सीजीएल एग्जाम का। और वही चीज़ें जब बाद में आप आएगी वो सब चैप्टर्स, तो आपको कनेक्ट होगा, अरे ये सब क्वेश्चन तो मैं देखा करता था, इतना ईजी था ये सब क्वेश्चन, तो वो सब चीज़ें कनेक्ट होगी। इसलिए मॉक टेस्ट लगाने का हैबिट बनाओ अभी से, स्टार्टिंग से। और देखो मॉक टेस्ट में मार्क्स ना आपका बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, कभी रुक जाएगा एक जगह पे, ऐसा होता है।
लेकिन आपका जो ग्राफ देखोगे फाइनली वो हमेशा अप होगा, धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ते जाएगा। हर एक 10 मॉक टेस्ट के बाद आपका 5 मार्क्स एवरेज बढ़ता है, ये याद रखना। हर एक 10 मॉक टेस्ट के बाद 5 मार्क्स की बढ़ोतरी होती है। कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए प्री एग्ज़ाम से पहले? तो प्री एग्ज़ाम से पहले मैं बोलूँगा कि कम से कम आपको 150 मॉक्स लगा लेने हैं। और 150 मॉक्स लग जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक स्टेबिलिटी वाली जॉब चाहिए, तो 150 मॉक नहीं लगा सकते, 150 घंटे लगेंगे, इतना नहीं दे सकते, आराम से हो सकता, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगा लिए, उसके बाद जितना मार्क्स आया देख लिए, उसके बाद छोड़ दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उसका एनालिसिस करो। जब मॉक टेस्ट लगा लो तो कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है, कौन सा मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, एक कॉपी रखो और उसमें नोट डाउन करते रहो कि ये क्वेश्चन नहीं बना। स्टार्टिंग में आप एनालिसिस ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, लेकिन जब आपका 50% 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रही हूँ, और उस पर वर्क करना है। और ग्राफ बनाते भी रहना है कि मुझे मेरा पहला मॉक टेस्ट में इतना आया था, दूसरा में ये, तीसरा में ही। और हमेशा बिलीव रखना है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा। मुंह सूख रहा है थोड़ा बोलते बोलते, पर कोई नहीं, थोड़ा सा और है। अब उसके बाद है रिवीजन का। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ते जाओगे लेकिन चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप भूलते भी जाओगे। तो आपको रिवीजन भी करते रहना है। जो भी चीज़ें आप 1 महीना पहले पढ़े होगे ना वो भूल जाओगे, इसलिए आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज की टू सक्सेस। जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है आपका रिवीजन ही है। रिवीजन से ही आपको सक्सेस मिलेगा। आप रिवाइज अगर नहीं किए तो समझो आपको सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है, आपको हमेशा रिवीजन याद रखना। 1 मिनट। अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। आपको जो सक्सेस मिलेगा ना वो कम बुक पढ़ करके और उसको बहुत बार रिवीजन करके ही आपको सक्सेस मिलेगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं कि आप 10 बुक रखे हो एक सब्जेक्ट में, आप किसी को नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से। तो आप हर सब्जेक्ट में, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग, जीके हो, उसमें अगर आप सिर्फ 1 से 2 बुक रखोगे और उन्हीं को बहुत बार बार रिवीजन करोगे, उसी से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। कैसे करें, रिवीजन करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहला है कि आपको जो रिवीजन है आपको सेम डे पे करना है। जिस दिन आप पढ़े उसी दिन एक बार देख लिए कि हाँ मैंने कैसे पढ़ा था, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। मैथ्स है तो मैथ्स का देख लिया कि कौन कौन सा तरीका बताया था, कैसे किया था। सेम डे में आपको करना है। उसके बाद 2 दिन के बाद आपको करना है वो। 2 दिन के बाद फिर देखना है, क्योंकि पहले दूसरे दिन के बाद बहुत तेज़ी से भूलते हो आप। 2 दिन के बाद फिर से देख लेना अच्छा कैसे किया था। फिर 1 वीक के बाद फिर से देखना है कि कैसे मैंने सॉल्व किया था। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है टाइम दे करके। और मैं बोलूँगा कि सैटरडे संडे जो अपना है ना, उसमें मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन के लिए देना, सैटरडे संडे का टाइम, और मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये पहला, दूसरा, तीसरा जो रिवीजन होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप बस एक बार देख लोगे, सरसरी निगाह से बर्ड आई व्यू कर लोगे, बस पेज पलट कर देख लोगे ना, तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो उसके बाद आपको सिर्फ ऐसे देखना होता है नॉर्मली। और हमेशा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अचानक से रैंडम किसी दिन याद आया चलो आज परसेंटेज कर लेते हैं, किसी दिन टाइम एंड वर्क कर लेते हैं, किसी दिन चलो आज दिन 4 चैप्टर रीजनिंग का कर लेते हैं जो बहुत पहले पढ़े थे। बस एक बार देख लोगे चीज़ें हो जाएगी। याद रखो कि अपने कॉपी को 30-40 बार तुमको देखना पड़ेगा। अपना जो नोट्स कॉपी है ना, उसको जब 30-40 बार देख लेते हो, हर चैप्टर्स को 30-40 बार देख लेते हो, मतलब रिवाइज कर लेते हो, तभी आप समझो कि उसकी सारी चीज़ें याद होगी। और इतना करना पड़ेगा, और हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला 3-4 बार आपको डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चीज़ें सीखनी होती है। उसके बाद सारी चीज़ें आप देखोगे, अच्छा ये क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया। आधे घंटे में आप पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर लोगे। 1-2 घंटे दोगे तो 3-4 चैप्टर आपका मैथ्स का रिवाइज हो जाएगा, देख लोगे अच्छे से। और ऐसे बहुत बार कर लोगे तो आपकी चीज़ें माइंड में बैठ जाएगी। तो आपको इतना करना ही पड़ता है, ठीक है। बुक और वर्ड मीनिंग जो होता है ना, आपको 40-50 बार जब याद करते हो तभी याद होता है। हाँ, नीतू सिंह की जो बुक है वॉल्यूम 1, मैंने कम से कम 40-50 बार से कम नहीं पढ़ा होगा, बार बार उसके वोकैब्स तब। और जो वोकैब्स याद नहीं होते थे उसको तो मैं लिख करके याद करता था। बहुत सारे वोकैब्स तो आपको याद हो जाएंगे जल्दी, लेकिन जो याद नहीं होंगे उसको बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा माइंड में, उसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा, उसको साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। याद रखना कि जब भी कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, तो उसको लिख के याद करो। लिख के याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। रफ कॉपी लो, रफ कॉपी में बहुत रफ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वर्ड मीनिंग लिखो, इनकरेक्ट वर्ड लिखो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी चीज़ें याद होगी।
ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई कि हम कैसे ये कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें और जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको बताता हूँ जो बहुत आपको हेल्प करेगा, जो चीज़ें आप फेस करोगे और उसको कैसे हैंडल करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो रास्ता आपने चूज़ किया है ना, वो ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता आपने चूज़ किया। मतलब लाखों लोग कॉम्पीट करते हैं और उसमें से आपको अपने आप को आगे निकालना होता है। और टारगेट ये बहुत बड़ा है, छोटा टारगेट नहीं है, डिफ़िकल्ट रास्ता है और इसमें आपको चलना है और आपको अचीव करना है। ठीक है, और इस रास्ते को सिर्फ आपको अकेले चलना पड़ेगा, कोई आपको रास्ते में कोई सहारा नहीं देगा, खुद का सहारा खुद बनना पड़ेगा, खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले होंगे, पीछे खींचने वाले होंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले होंगे, आप पे हंसने वाले होंगे कि अच्छा 5 साल का योजना पे चला गया ये, अब तो 5 साल लगाएगा ही, अपना करियर बर्बाद कर लिया, SSC CGL तैयारी कर रहा है, इससे बढ़िया कुछ जॉब कर लेता, छोटा मोटा प्राइवेट जॉब कर लेता। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन जो तुम्हारा जिद और तुम्हारा जो त्याग, तुम्हारा सेक्रीफाइस है ना, वही इसमें आपको सक्सेस दिला पाएगा। याद रखना कि 1 साल का जो सेक्रीफाइस है, 1 साल का जो तपस्या है, उससे आप आगे के पूरा लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हो। उससे आगे के 30 साल 40 साल जो भी है वो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने इस 1 साल को अपना सेक्रीफाइस, 1-2 साल जो आपके पास है राइट टाइम, 24 से जो 22 से लेकर के 26 तक का एज होता है ना, वही राइट टाइम होता है, मतलब तैयारी करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मोटिवेशन घटते जाता है। उस एज में आप कर लिए तो समझो कि आप निकल जाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, जो रोकेगा वो खुद तुम ही होगे। कोई तुम्हें मतलब कि अपने लक्ष्य से पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जब आप मन से हार जाते हो ना, जब खुद गिव अप कर देते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी गिव अप हो जाता है। नहीं तो किसी के बोलने से गिव अप नहीं कर पाओगे तुम। अब जब मन बोल देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस रास्ते को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करता है, जो आपको इस डिफ़िकल्ट रास्ते को थोड़ा सा ईजी करेगा, जो आप झेल सकते हो। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब मंत्र। ये मंत्र मत समझना ना, ओझा झाड़ फूक ये सब वाला मंत्र नहीं है। ये मंत्र जो है, ठीक है, ये मंत्र है मतलब कि अपने आप को रिपीट करने के लिए वो जो मंत्र होता है वो अफर्मेशन इसको बोलते हैं। इसमें आपको एक अफर्मेशन अपना बना लेना है। अफर्मेशन में मैं बोलूँगा कि आई एम, और उसके बाद आप लिखो तुम्हारा जो भी गोल है, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो भी है अपना यहाँ पे अपना गोल लिख लो और इसको रिपीट करना है। आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, जिसके लिए भी करना चाहते हो, एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट, मैं इसके लिए वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जब रिपीट करते हो, बार बार चीज़ें रिपीट करते हो कि मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको माइंड को चेंज करती है और आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। अफर्मेशन। तो जब भी फ्री टाइम मिले, जब भी आप उदास बैठे हो, आप डिमोटिवेटेड बैठे हो, तो ये वाली चीज़ें रिपीट करना मन में, या फिर और कुछ भी अपना भी अफर्मेशन बना सकते हो। मैंने ये यूज़ किया था अपने टाइम पे, आप अपना भी कुछ बना सकते हो कि मुझे करना है, मुझे करना है, कुछ भी करना है, आई विल डू इट, मैं आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, कुछ भी पॉजिटिव बोलो। लेकिन नेगेटिव चीज़ को हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। अब जब तैयारी करते रहोगे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्यों, कैसे करूँगा, कैसे, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है कि पॉजिटिव चीज़ों को बोलना शुरू कर दो, वो अपने आप नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे। क्योंकि मन में एक टाइम पे एक ही थॉट्स हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव आए उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, हो जाएगा। मोटिवेशनल म्यूजिक, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी डिमोटिवेटेड हो, जब भी बैठे हो, म्यूज़िक लगा लो, अपना एक प्लेलिस्ट बना लो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स का 10-15 सॉन्ग सेलेक्ट कर लो और उनको रिपीट में बजाते रहो। बजा करके भी मैथ सॉल्व कर सकते हो, कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। जब ना मन कर रहा है कुछ, तो वीडियो देख लिए मोटिवेशनल संदीप महेश्वरी का, या फिर सोनू शर्मा का, या फिर किसी और का। मोटिवेशनल बुक रखा करो अपने टेबल पे, 4-5 लाइन बुक्स के भी पढ़ लोगे तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं आपको 2 बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है और दूसरा है द कंपाउंड इफेक्ट। ये 2 बुक पढ़ सकते हो। अगर अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये दोनों बुक भी पढ़ लिया अच्छे से, तो समझो कि बहुत हेल्प होगा। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो है मेडिटेशन एंड चैंटिंग। चैंटिंग भी कर सकते हो। मेडिटेशन मतलब कि आपको मेडिटेट करना है,
ठीक है। मेडिटेशन 10-15 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैंटिंग मतलब ओम चैंटिंग हो गया, हरे कृष्णा चैंटिंग हो गया, वो भी 10-15 मिनट करोगे तो आपका माइंड शांत होगा, ठीक है। माइंड शांत होगा, नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे, आपका माइंड फोकस होगा, आपके गोल पे फोकस होगा, आपका जो गोल है जल्दी अचीव होगा। तो मेडिटेशन और चैंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 10-15 मिनट करोगे आपको काफ़ी ड्रास्टिक चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में, ओके। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि हमेशा अपने मेंटर को फॉलो करते रहो, जिसको भी मानते हो कि हाँ भाई चलो इनसे मुझे सीखने को मिलता है, उनको फॉलो करते रहो। बहुत सारे तुमको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन सबको फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे कंटेंट्स है यूट्यूब पे, आपको कुछ चुनिंदा लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ, ओनली वन मैं नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को स्पेसिफिक 3-4 लोगों को जो जेन्युइन तुम्हें लगता है उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। और अगर आपको तैयारी करना है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। उसमें मैं हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डालते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो 1000 अचीवर्स, ठीक है। 100 अचीवर्स सर्च करोगे टेलीग्राम पे ना तो मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। देखो इसका नाम भी मैंने 1000 अचीवर्स इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे 1000 लोगों को हेल्प करना है सिलेक्शन लेने में 2023 के अंत तक। मैंने ये गोल जो था 2021 में ही बनाया था कि 2023 तक मुझे 1000 लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है, और मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक मतलब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि CGL 2022 में भी बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, और CGHS में भी हुए हैं, 21 में भी बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। तो ये टारगेट मैं अचीव कर लूँगा, और ये आपके हेल्प से ही अचीव करूँगा। तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि कौन है जो कि मुझे इस वाले टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा, कौन है वो जो इस 1000 अचीवर्स में एक होगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, golden_ASOCSS, ठीक है। और काफ़ी मैंने मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, और अगर आप अभी तक रुके हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपने अप्रिसिएट किया है इस वीडियो को, ठीक है। अगर अभी तक आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और आप मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट करना चाहते हो मुझे भी कि मैं भी आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप मुझे एक थैंक्स देना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे मैं कोई वीडियो लाता हूँ तो आपको पता चल जाए। और जो रास्ते में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताना पड़ता है, तो मैं इसमें वीडियो डालता रहूँगा, और वो तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन प्रेस करके रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट को कैसे इंप्रूव करना है, मॉक टेस्ट कब कब देना चाहिए, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको जर्नी के थ्रू बताते रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। आपको अकेले नहीं चलना, मैं भी आपके साथ में रहूँगा, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। मैं वो रास्ता तय कर चुका हूँ, तो मैं बस बीच बीच में गाइड करता रहूँगा कि हाँ ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते पे चलो, ये तुम भटक रहे हो, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट भी करो कि कैसा ये वीडियो लगा, और आप 1000 अचीवर्स में एक सिलेक्शन लोगे कि नहीं लोगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट आई होप कि वर्थ इट है। देखे कोई ना देखे, पर जो देखेगा मुझे पता है कि उसको श्योर शॉर्ट यहाँ से बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।